पूरे प्रतापगढ़ में ये चर्चा है कि दशकों की राजनीतिक अदावत के बाद आखिरकार प्रमोद तिवारी और रघुराज प्रताप सिंह के बीच सुलह हो गई। लोगों ने कहा प्रमोद तिवारी के इलाके में तो उन्हीं की चलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। यहाँ आने से पहले आपके प्रतिद्वंदी से मिले, उनके ऊपर कभी 200 रुपए छीनने का फर्जी मुकदमा, कभी तख्त चुराने का। बोले मेरा तो कद इतना छोटा है, बताइए मैं तख्त उठा के भाग भी सकता हूँ क्या? वो अपने आप को पहचान गए, यही बहुत बड़ी बात है। प्रमोद तिवारी अपना दुर्ग बचाने के लिए कांग्रेस को दांव पे लगाते रहे। इस बार भी जब उन्हें लगा कि बिटिया मोना का चुनाव फंसा है तो अखिलेश यादव के पास मदद मांगने गए और बाबागंज और कुंडा आपकी विधानसभा से लगती दो विधानसभाएं जहां रघुराज प्रताप सिंह का असर है, उनसे भी मदद मांग ली। रामपुर खास कभी किसी के सामने ना झुका है और ना हम किसी के सामने झुके। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं जो फिलवक्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। रामपुर खास विधानसभा। क्या खास इस विधानसभा में? 1980 से लेकर अब तक कभी भी कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा से नहीं हारी है। राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं कि ये कांग्रेस का वो दुर्ग है, वो फोर्ट है जो अब तक विपक्षी नहीं भेद पाए। कांग्रेस रायबरेली भी हारी, कांग्रेस अमेठी भी हारी, पर रामपुर खास बचा रहा। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यसभा सदस्य, 1980 से 2012 तक लगातार चुनाव जीते। फिर जब वो राज्यसभा में चले गए, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी बेटी आराधना मिश्रा उर्फ मोना यहाँ से विधायकी जीती और 17 में भी जीती और अब 2022 में फिर से मैदान में है। कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं। यदि आपने कांग्रेस के पैम्फलेट देखे होंगे तो आपको प्रियंका गांधी के बगल में अक्सर नमूदार दिखी होंगी। पहला सवाल मेरा ये है कि हम यहाँ आने से पहले आपके प्रतिद्वंदी से मिले, नगेश प्रताप सिंह और छोटे सरकार। उन्होंने कहा कि शुरू में प्रमोद तिवारी अपने व्यवहार से चुनाव जीते होंगे, बाद के चुनाव तो दबंगई और गुंडई से जीतते रहे, पोलिंग भी नहीं होने देते थे कई जगह पे। बड़ा हास्यास्पद है ये, क्योंकि सन 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो रही नहीं। भाजपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही। तो अगर दबंगई से जीतते होते तो सरकारें क्या कर रही थी? और दूसरी बात, 2012 के बाद 14 में बाई इलेक्शन जीती, 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, यहाँ के लोगों ने मेरे पिता को 42 वर्षों में वो जो उनका एक परिवार की तरह उनको प्यार दिया, उनको आशीर्वाद दिया, उनका साथ दिया, और वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलता है। अगर किसी को पोलिंग पे वोट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब बूथ कैप्चरिंग तो नहीं है। ये जनता अपने आप चुनती है कि किसको वोट देना है, तो वोट देती है कांग्रेस को, प्रमोद तिवारी जी को और मुझे। आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रमोद तिवारी अपना दुर्ग बचाने के लिए कांग्रेस को दांव पे लगाते रहे और इसके लिए उन्होंने तमाम पार्टियों में अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। इस बार भी जब उन्हें लगा कि बिटिया मोना का चुनाव फंसा है तो अखिलेश यादव के पास मदद मांगने गए और इसीलिए सपा ने यहाँ से कैंडिडेट नहीं दिया और बाबागंज और कुंडा आपकी विधानसभा से लगती दो विधानसभाएं जहाँ रघुराज प्रताप सिंह का असर है, उनसे भी मदद मांग ली। नहीं, ये पूरी तरह से ये आरोप गलत है। मेरे पिता ने कांग्रेस पार्टी 42 वर्षों में बहुत उनको प्रलोभन दिए गए, उन पे दबाव डाले गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा कभी नहीं छोड़ा और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और मेरे पिता जब तक राजनीति में जीवित रहेंगे कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, ये तय है। उन्होंने पूरा संघर्ष किया है पार्टी के लिए, जहां पार्टी को आवश्यकता हुई, जहां उनको जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जहां तक मौजूदा समय में 2022 में रामपुर खास से समाजवादी कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ तो सीधी सी गणित है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि हमने भी 2 सीटें सपा के लिए छोड़ी, करहल में छोड़ी और यशवंत नगर छोड़ी। तो उन्होंने, क्योंकि मैं दल की नेता हूँ, तो उन्होंने मेरी 1 सीट छोड़ दी। इसमें कोई बड़ी विशेष चीज़ तो है नहीं। प्रमोद जी ने अजय लल्लू की सीट के लिए पैरवी नहीं की अखिलेश जी से? मैंने भी पैरवी नहीं करी जी। ये निराधार है बात कि मैंने अखिलेश जी के पास गए और उनसे मांगा। मैं उनका आभार ज़रूर व्यक्त करती हूँ, पर ये उन्होंने रेसिप्रोकेट किया। एक लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते उनका रेसिप्रोकेट था तो उन्होंने कर दिया। और रघुराज प्रताप सिंह के साथ गठजोड़?
नहीं, गठजोड़ कोई नहीं है हमारी। उन्होंने पिछली बार भी मेरे पिछले चुनाव में भी 2014 में भी मेरे खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा था, 2017 में भी नहीं उतारा था कैंडिडेट, आज भी कैंडिडेट नहीं है। तो ये तो एक उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो व्यवहारिकता है कि उनको लगता है कि एक अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, इसलिए उन्होंने सबका सहयोग रहता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई विशेष चीज़ तो नहीं है। पर पूरे प्रतापगढ़ में ये चर्चा है कि दशकों की राजनीतिक अदावत के बाद आखिरकार प्रमोद तिवारी और रघुराज प्रताप सिंह के बीच सुलह हो गई। जिला पंचायत चुनाव के जो अध्यक्षी के चुनाव थे, उसके नतीजों ने भी इस बात की तस्दीक की। देखिए, इसके पहले भी जो जिला पंचायत का अध्यक्ष बना था वो गैर भाजपा अध्यक्ष था और रघुराज प्रताप सिंह जी का ही अध्यक्ष था, और उसमें भी हमने समर्थन किया था। हमारी लड़ाई किससे है? हमें अपना दुश्मन तय करना कौन है। आज भारतीय जनता पार्टी केवल से संघर्ष मैं नहीं कर रही हूँ, ये पूरा देश कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और हम उससे लड़ते रहेंगे, और हमारी इस लड़ाई में जो भी हमारे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। 2017 में जब आप इस लड़ाई के लिए उतरी थी विधानसभा में, तब आप लोगों का नारा था यूपी के 2 लड़के, यूपी को ये साथ पसंद है। पर आप ही दोनों लोगों को साथ पसंद नहीं आया, सपा और कांग्रेस को। इस बार फिर से गठजोड़ की कोशिशें हुई थी, ये खबर आई, पर आप लोग सीटें ज़्यादा मान रहे थे, इसलिए अखिलेश राजी नहीं हुए। सत्य है ये? नहीं, देखिए 2017 में हमारा एक राजनीतिक अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी से, और चुनाव लड़ा हम लोगों ने साथ में। पर लोकतंत्र है ये, अगर जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपना जनादेश दिया, उसको भी हमने स्वीकार किया। लंबे समय के बाद, लगभग 30 वर्षों के बाद, कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ी, बहुत लंबे समय के बाद। तो ये हमारे लिए इस चुनाव की सबसे बड़ी सफलता भी यही है कि हमने किसी से अलायंस नहीं किया, हमने किसी को सीट का बंटवारा किसी के साथ नहीं किया। और ये बिल्कुल गलत आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने अलायंस के लिए प्रयास किया। हम लोगों ने शुरू में ये तय कर लिया था कि हम अपने मुद्दों पर, किसानों के, नौजवानों की बेरोजगारी के, और महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े, जनता के बीच में गए हैं हम। जनता के बीच जब आप जा रही हैं तो एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है आराधना जी, आपके 7 विधायक थे 2017 में, 2 सहारनपुर, 1 कानपुर, अमेठी रायबरेली, प्रतापगढ़ और 1 अजय लल्लू। 4 चले गए, 3 बचे। तो वो कह रहे हैं कांग्रेस तो जो बचा कुचा घर था वही नहीं संभाल पाई, तो फिर सत्ता की दावेदारी कैसे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो लोग गए हैं, सबसे पहली बात तो उन्होंने जल्दबाजी की जाने में। वो शायद इस बात की, जो कांग्रेस की जो ज़मीन पुख्ता हो रही है, मजबूत हो रही है, उसको वो समझ नहीं पाए। वो प्रियंका जी के नेतृत्व को नहीं समझ पाए, वो कांग्रेस के एजेंडे को नहीं समझ पाए, और उन्होंने जल्दबाजी की। हो सकता है व्यक्तिगत वजह हो सकती है सबकी, उस वजह से गए होंगे। तो मुझे उनके जाने पे कुछ नहीं कहना। आप उनकी नेता थी विधायक दल की, समझाया नहीं आपने आदित्य सिंह वगैरह को? बिल्कुल समझाया। मैंने उनको ये कहा कि ये इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आदित्य की जहाँ तक आपने बात की, उनको तो प्रियंका जी खुद लेकर आई थी, उनको ज्वाइन कराया था। उनके पिता लंबे समय से राजनीति में रहे, कांग्रेस के साथ उनका एक समझौता भी रहा। वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े, इंडिपेंडेंट भी लड़े, पर हमेशा से वो कांग्रेस के साथ रहे। पर मुझे लगता है इन सभी लोगों ने जो गए हैं, इन्होंने बहुत जल्दबाजी की। और आप देखिए ना कि जो भी गए हैं उनको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। जिस भी मकसद से गए थे वो मकसद ही नहीं पूरा हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये आपका संकेत इमरान मसूद की तरफ भी है क्या? मैं सभी की बात कर रही हूँ कि जो भी लोग गए उन्होंने जल्दबाजी की। वो सब मेरे अपने थे, मेरे साथी थे, जो कुछ विधायक थे और कुछ जो और भी लोग गए, उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि सबने बहुत जल्दबाजी की है। और कांग्रेस की ज़मीन को, प्रियंका जी के नेतृत्व को लोग नहीं समझ पाए। आने वाले आप समय में 2022 में आप देखिएगा, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे जिनकी लोगों ने उम्मीद नहीं की है। और 2024 में तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की आंधी होगी। मेरे 2-3 आखिरी सवाल हैं, कीमती समय है। संगम लाल गुप्ता यहाँ के सांसद हैं, वीडियो वायरल हुआ, कपड़े फाड़ दिए गए, लोगों ने कहा प्रमोद तिवारी के इलाके में तो उन्हीं की चलेगी, बाकी सांसद का ये हश्र है। देखिए, अब तो पुलिस ने भी कह दिया कि वो जो वायरल वीडियो था वो झूठा था, वो कोई और था उनकी जगह।
संगमलाल गुप्ता जी की जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, तो संगमलाल जी उस कार्यक्रम में सरकारी प्रोग्राम था, जब वहाँ से वो निकले तो उनके कपड़े पूरे थे। जब वो लालगंज कोतवाली के बाहर उतरे तभी उनके कपड़े पूरे थे। आधे घंटे बाद जब वो वहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ से अवधेश विद्या निकेतन से निकले तो उनके कपड़े फटे हुए। तो उस आधे घंटे में क्या हुआ और किसने फाड़े, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, माननीय सांसद है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब वो आए थे तो मंच पे मैंने उनको अपनी कुर्सी दी थी बैठने के लिए, अपनी कुर्सी स्वयं दी थी और वो बैठे थे। हॉल के अंदर जो कार्यक्रम जहाँ था वहाँ पे किसी भी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं। बाहर जा कर के उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अभद्रता की, आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसको वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और वो बर्दाश्त करने लायक चीज़ भी नहीं, क्योंकि उसके भी जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है मेरे और मेरे पिता के लिए, वो बहुत आपत्तिजनक थी। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ उनके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ हो। दूसरी बात, आपने कहा कि उनका किला है, उनका गढ़, वो जो चाहेंगे होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में उनकी सरकार जिसके वो सांसद हैं, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि उनकी सरकार, उस सरकार के सांसद, और उसके बाद भी जो वो कह रहे हैं वो पुलिस झूठा पा रही है। और मेरे ऊपर और मेरे पिता पे 6 मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आईपीसी सीआरपीसी की कोई धारा ऐसी नहीं बची जैसे मुकदमे नहीं लिखाए गए। तो मैंने तो रामपुर खास की जनता की अदालत में मुकदमा पेश किया है। ये जनता तय करेगी कि उन्हें क्या करना है, क्या निर्णय होगा। सेकंड लास्ट सवाल, आपने मुकदमों का जिक्र किया, तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो यही बोले कि प्रमोद तिवारी जी के कहने पे 2014 से 2017 के बीच उनके ऊपर कभी 200 रुपये छीनने का फर्जी मुकदमा, कभी तख्त चुराने का। बोले मेरा तो कद इतना छोटा है, बताइए मैं तख्त उठा के भाग भी सकता हूँ क्या 10 मीटर? वो अपने आप को पहचान गए, यही बहुत बड़ी बात है। कम से कम जो उनको मालूम है कि उनको वो क्या है और क्या नहीं है। वो अपनी कद पे मैं किसी की पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहती, पर वो पहचान गए कि 200 रुपये छीनने का मुकदमा उन पे लिखा गया। वो इतने छोटे हैं कि वो तख्त उठा के नहीं भाग सकते। तो बड़ी अच्छी बात है, देर से आए दुरुस्त है, वो पहचान गए अपने आप को। दूसरी बात, किसी के ऊपर भी अब मैं अगर आप चाहें तो 2 नाम तो मैं आपको बता सकती हूँ। एक धर्मेंद्र पटेल है, बीडीसी है, उसको इतना मारा पैसे के विवाद को लेकर के। उसकी एक छोटी सी दुकान है, इतना मारा कि वो चलने फिरने काबिल नहीं था। उसका इलाज हम लोगों ने कराया, वो आया, उसका मुकदमा नहीं दर्ज होने दे रहे थे, खैर उसका FIR कराई। एक पासी परिवार का एक बच्चा है जिसने उनके यहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, बिजली का काम किया। उसने 1250 रुपये अपनी दिहाड़ी मांगी उनसे, और उसके बाद दिहाड़ी उन्होंने देने से मना कर दिया। और जब उसने उसको गाली गलौज की, जब उसने आपत्ति की, तो उसको इस बुरी तरह मारा कि उसका इलाज अभी भी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो ये तो कहना गलत होगा कि हम लिखाते हैं मुकदमे। उनके जो कर्म हैं वो उनके साथ चलते हैं, और मेरे ऊपर तो मुकदमे। अच्छा, दूसरी बात, वो मेरे खिलाफ 3 चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो सरकार तो उनकी है। मेरे कहने पर पुलिस लिखे मुकदमा, ये तो संभव नहीं है। मेरे ऊपर 6 मुकदमे लिखे गए, मेरे पिता पे लिखे गए, जिनके 42 साल के राजनीतिक जीवन में कभी उन पे कभी कोई आरोप नहीं लगा, मुझ पे कभी नहीं आरोप लगा। तो उसके बाद भी अगर ये मुकदमे लिखे गए, उन्होंने लिखा है, सांसद जी ने, और ये जिनका नाम आप ले रहे हैं जो छोटे से हैं, उनका वो भी इसमें मारपीट में शामिल थे। तो ये मुकदमा लिखा गया वहाँ पर। उन्हीं की पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की, तो ये उन्होंने कोर्ट में ये लिख करके दिया कि ये जितने भी धाराएं लगाई गई हैं या जितने भी आरोप हैं, वो निराधार इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों लोग उसमें शामिल नहीं थे। और आपको मालूम है, लगभग 500 लोगों पे मुकदमा लिखा गया है, केवल मैं और मेरे पिता पे नहीं, 500 नौजवानों पे मुकदमा लिखा गया, जिसमें प्रधान हैं, बीडीसी हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सामान्य लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। तो मैं ये मानती हूँ कि ये एक पुरानी टैक्टिक है भारतीय जनता पार्टी की। जैसे केंद्र में जब कोई बड़ा नेता होता है तो ED, CBI और ये सब करते हैं, यहाँ पर उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स लगा दी कि किस तरह से इस मामले में प्रताड़ित किया जाए। पर रामपुर खास कभी किसी के सामने ना झुका है और ना हम किसी के सामने झुकेंगे। आखिरी सवाल, वो क्या है प्रमोद तिवारी फॉर्मूला जो बाकी 402 विधानसभाओं में कांग्रेस भूल गई है,
रामपुर खास में एप्लीकेबल रहा, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस जीतती रही। ऐसी क्या खासियत है कांग्रेस के लिए, क्या लर्निंग है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वो बाकी जगह रेप्लिकेट कर सकती है? क्योंकि बाकी जगह कांग्रेस लगातार हारी, थोड़ा बहुत कभी कभार रिवाइवल दिखा, जैसे 2009 के चुनाव में 20 के ऊपर सांसदी गई, लोगों ने कहा मनरेगा का मैंडेट है आदि इत्यादि। पर विधानसभा चुनाव में भट्टा परसौल वाले आंदोलन के बाद भी 28 पे ठिठकी रही, उसके पहले 22, 28 के बाद 7। तो ये क्या है मैजिक जो बाकी जगह नहीं है? देखिए 42 साल से हम ये रामपुर खास हमारे लिए कोई क्षेत्र नहीं है, ये हमारा घर है और यहाँ के जो लोग हैं मतदाता नहीं, मेरा परिवार है। यही मेरे पिता ने माना और यही विरासत में भी मुझे दिया। दो चीज़ें जो आपने मैं कहूँगी कि ज़रूरी रही कि एक तो रामपुर खास का सतत विकास, सरकार कोई भी हो, हम रामपुर खास में कभी भी 24 घंटे के लिए विकास नहीं रुका। आप सड़कें देख लीजिए, पुल देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, ट्रॉमा सेंटर, स्कूल, हर चीज़ की जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो हमने प्रयास किया कि हम अपने लोगों के बीच में लेके आए, जनता के बीच में लेके आए और उनको उसका लाभ मिले। दूसरा, गुंडागर्दी नहीं होने दी कभी रामपुर खास में। अमन चैन का जो आज माहौल है, गरीब आदमी सर उठा के चल रहा है, तो ये मेरे पिता ने लंबा संघर्ष किया गुंडागर्दी के खिलाफ। तो ये दो बड़ी चीज़ें थी। और तीसरा, जो संगठन रहा हमारा, हर बूथ पे जो हमारा कार्यकर्ता है वो लगभग एक बूथ, किसी बूथ पे भी 20 से 25 कार्यकर्ता से कम नहीं है हमारे पास। वो कार्यकर्ता प्रमोद तिवारी बन करके चुनाव लड़ता आया है। ये बाकी जगह क्यों नहीं हो पाया प्रदेश में? अब की बार हमने इसी चीज़ को प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा फॉर्मूला है, बट हाँ हमने प्रयास किया कि हर बूथ पे कम से कम 10 कार्यकर्ता, अगर आपने देखा हो जो संगठन बनाए कांग्रेस का, उसमें हमने यही प्रयास किया कि कम से कम 10 कार्यकर्ता हर बूथ पे हम डेवलप कर सके। तो इसी को हमने प्रोपोगेट किया। लेट अस सी, वी विल यील्ड द रिजल्ट्स सून। कांग्रेस को लेकर एक सवाल और पूछा गया रणनीति को लेकर कि यदि सपा सत्ता में आती है तो सबको पता है अखिलेश दावेदार हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए भाजपा ने भी ऐसा ही कह दिया, बसपा के लिए मायावती जी के लिए भी कह दिया, कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले। कौन है सीएम फेस? प्रियंका गांधी, आराधना मिश्रा मोना, अजय सिंह लल्लू या कोई और? नहीं, देखिए कांग्रेस ने कभी भी, एक आध उदाहरण आप छोड़ दीजिए, तो कभी भी किसी भी स्टेट में हमने, खासकर यूपी में, हमने कभी सीएम फेस नहीं घोषित किया। चुनाव जब जीत के आते हैं विधायक, तो जो हमारे विधायक दल का नेता चुनते हैं और वही फेस होता है हमारा। कभी रणनीति नहीं रही हमारी, तो इस बार भी नहीं। यूपी में नहीं रही क्योंकि 17 में तो शीला जी को आगे किया गया, पंजाब में चन्नी जी को आगे किया मैंने कहा कि कुछ उदाहरण यूपी के छोड़ दीजिए, अगर एक दो उदाहरण छोड़ दिए, तो कभी भी कांग्रेस ने, जब हम बहुमत में भी आए तब भी हमने कभी सीएम फेस नहीं दिया। ये कांग्रेस की पॉलिसी रही, हमने कभी सीएम फेस नहीं दिया और इस बार भी नहीं दिया। हम सब लोग प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। चलिए, आप सुन रहे थे आराधना मिश्रा मोना को, प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार और फिलवक्त कांग्रेस विधायक दल की नेता। इनके विचारों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद दो तरफा होना चाहिए। देखते रहिए लल्लन टॉप।